के इस हेलो फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रेसिडेंट के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में आर्टिकल 52 में मेंशन है पॉलिटी के। इसमें मैं आपको हर डिटेल एक एक माइन्यूट डिटेल बताऊंगा आपको। तो आप स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, प्रेसिडेंट जो है ये आपको आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन है कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होंगे। और आपको ये आर्टिकल 52 कैसे याद करना है, मैंने इसकी ट्रिक भी बनाई हुई है इमरजेंसी बॉय करके, कि इसको आप इमरजेंसी बॉय समझिए और ई और बी से आप 52 कर सकते हैं। मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। और आप देखिए, आप आर्टिकल 52 से लेके 78 तक आप देखोगे पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात की गई है। एग्जीक्यूटिव्स में कौन कौन आते हैं, तो आप देखोगे एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, जो कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, और एक वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सारे जो लोग हैं ये यूनियन की एग्जीक्यूटिव के माना जाता है इनको। और इनके बारे में पार्ट 5 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 5 में मेंशन है, और आर्टिकल 52 से लेके 78 तक इनका जिक्र रहता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी स्कीम एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, जो कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, तो और अब आप देखोगे कि ये जो प्रेसिडेंट हैं ये जो इसकी सिमिलैरिटी आप देखोगे तो आप देखोगे कि सेम पोजीशन एज द किंग अंडर द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा जो इंग्लिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन, उनमें जो किंग की जो पोस्ट होती है, आप समझो कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट जो है, जो कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, वो आप देखोगे कि वो सिमिलर पोस्ट है, सेम उसी तरह से, सिर्फ मतलब नॉमिनल हेड आप समझो उसको, कि एक्चुअल पावर नहीं होती है प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे, लेकिन सारे जो काम होते हैं वो उन्हीं के नाम से किए जाते हैं। जैसे किंग के नाम पे ब्रिटिश आप उसमें देखोगे कि पार्लियामेंट में या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हो किस तरह से किंग का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आप इम्पॉर्टेंट है। अब आप देखोगे कि जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट का ये जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट इलेक्शन की एक बात आप देखोगे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होता है। तो जो हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये पॉइंट रखा था कि जब हम इसको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बना रहे हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट को, तो हम अगर हम उसको डायरेक्ट पीपल से इलेक्शन करा के अगर हम बनाते हैं मान लीजिए, तो फिर क्या बेनिफिट क्या होगा, मतलब कोई फायदा ही नहीं है ना। फिर तो आपने एक तो आप पावर भी नहीं दे रहे हो। ठीक है, उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि प्रेसिडेंट को सिर्फ नॉमिनल नाम का सिर्फ एग्जीक्यूटिव बनाएंगे, तो हम पावर तो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि पावर नहीं देंगे। तो अब आप डायरेक्ट इलेक्शन लगाओ, इलेक्शन करा भी लोगे, और इलेक्शन में इतना मतलब खर्चा भी आएगा, और उसके बाद भी एक्सपेंसेस के बाद भी आपको जब नॉमिनली रखना है तो मतलब कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा किया कि इसका डायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट पोस्ट का नहीं कराया। ठीक है, तो अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है, तो आप देखोगे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होगा तो वो कौन कौन चूज करता है। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि बोथ हाउसेस जो होते हैं एमपी के, 3 तरह के लोग आप देखोगे कि इसमें मिलेंगे इलेक्टोरल कॉलेज में। ठीक है, कौन कौन से दिखेंगे, एमपी दिखेंगे, एमएलएज दिखेंगे, और एमएलए जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर जो अभी यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, इसके बारे में क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन होपफुली आगे चल के इसके लिए भी नोटिफिकेशन आएगा कि जम्मू एंड कश्मीर के एमएलए भी मतलब पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन अभी इसके बारे में कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं आई है। ठीक है, तो आप ये आगे चल के जो गाइडलाइंस आती हैं तो आप प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को फॉलो करते रहिए, नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, अब आप देखो कि इसमें आप एमपीज हो गए, मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा के जितने टोटल एमपीज हैं वो सारे हो गए, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज एमएलएज हो गए। एमएलएज कितने हैं, जितने भी 28 स्टेट्स हैं उन सब के जो एमएलएज हैं, ठीक है, वो सारे हो गए। विधायक जो होते हैं ना, विधायक, सारे विधायक हो गए। और एमएलएज ऑफ यूनियन टेरिटरी और दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर, जो यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है,
जो कि दिल्ली और पौंडीचेरी में थी, अभी जम्मू कश्मीर में भी हो गई है, तो जम्मू कश्मीर भी ऐड किया जा सकता है बाद में। तो यूनियन टेरेटरी मतलब आप दो चीज़ें याद रखो कि एमपी और एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब आप उसमें जो क्रक्स है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो याद रखनी है कि एमपी एमएलए तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा भी है जो पार्टिसिपेट नहीं करता है इस इलेक्टोरल कॉलेज में वोटिंग में। वो कौन होता है? वो होता है जैसे नॉमिनेटेड मेंबर। अब ये नॉमिनेशन क्या होता है? नॉमिनेशन की प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं। जब प्रेसिडेंट खुद ही नॉमिनेट करेंगे तो अब वो जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे वो कैसे किसी को इलेक्ट कर सकते हैं? अब वो चुन के तो आए नहीं है पब्लिक से, तो वो नहीं कर सकते वोटिंग, ठीक है। तो नॉमिनेशन अगर किसी भी टाइप का बंदा ऐसा भी मिल गया, एमएलए हो या एमपी हो, अगर वो नॉमिनेटेड है, ठीक है, तो नॉमिनेटेड अगर वो होता है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा प्रेसिडेंट को के इलेक्शन में, ठीक है। क्योंकि ये फिर बायस्ड हो जाएगा कि ऑब्वियस सी बात है, उसको प्रेसिडेंट ने ही नॉमिनेट किया है तो वो तो ऑब्वियस ही चाहेगी उसका, जिसने उसको नॉमिनेट किया होगा उसी को बनाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं। उसके बाद एमएलएज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं वो जो एमएलएज होते हैं, अब देखिए आपको मैंने एमएलए बताया, तो एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, ठीक है। एमएलसी नहीं बताया मैंने आपको कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मैंने एमएलए बोला। तो याद रखिए एमपी और एमएलए दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड छोड़ दो, ठीक है। तो एमएलसी नहीं होते हैं, ये बात याद रखिएगा कि स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती हैं, सारे स्टेट्स में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है नहीं, ठीक है। और जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल होती हैं वहाँ के जो एमएलसी होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्यों ऐसा हुआ होगा? क्योंकि देखिए सारे स्टेट में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है नहीं। अगर मान लीजिए कल को अगर इन्होंने परमिशन दे दी होती कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग भी वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो लोग क्या करते कि ये जानबूझ के कहते कि हमारे स्टेट में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए, उससे अच्छा रहेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी तो हम भी प्रेसिडेंट के मतलब इलेक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो सब सारे स्टेट बेमतलब का खर्चा बढ़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। और दूसरी वजह आप ये भी देख सकते हो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट पीपल लोग इलेक्ट नहीं करते हैं उनको, दे आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल बट बाय एमएलएज, ठीक है। तो ये जो एमएलएज हैं वो मतलब अपॉइंट करते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को, इसलिए वो नहीं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं दिखेंगे आपको वोट इलेक्टोरल कॉलेज में, ठीक है। अब डिसॉल्व असेंबली मेंबर्स। अब जैसे कोई असेंबली है, जैसे स्टेट की असेंबली होती है ना, वो असेंबली डिसॉल्व है। अब वो डिसॉल्व है असेंबली, तो वो क्या वोटिंग करेंगे? वो जब डिसॉल्व असेंबली के क्या एमएलएस, ठीक है, डिसॉल्व असेंबली में लेजिस्लेटिव असेंबली ही डिसॉल्व है, तो फिर क्या मेंबर कुछ नहीं, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये बात याद रखिए, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है अगर वो डिसॉल्व कर दी जाती है तो फिर उस केस में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। नॉमिनेटेड मेंबर, तीन तरह के लोग आपने देख लिए कि जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो कौन कौन से हैं? नॉमिनेटेड मेंबर हो गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हो गए वो हो गए, और डिसॉल्व असेंबली के मेंबर हो गए। किसी स्टेट की असेंबली अगर डिसॉल्व है तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप देखोगे कि जब वोटिंग होती है तो वोटिंग में अब एमएलए और एमपी का अलग अलग वेटेज होता है, वोट का वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने अलका लांबा की फोटो दिखाई हुई है, तो एमएलए को याद रखने के लिए कि एमएलए की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब जैसे ये अलका लांबा आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, इनका अगर ये वोट देती हैं तो सपोज करिए तो क्या वोट की वैल्यू होगी? तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगता है कि जो उस स्टेट की या यूनियन टेरेटरी से दिल्ली की हैं, तो कि जो पॉपुलेशन होगी वो पूरी पॉपुलेशन आप लिखोगे, उसको डिवाइड करोगे कैसे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उस लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने इलेक्टेड मेंबर हैं जो चुन के आए हैं, मतलब नॉमिनेटेड नहीं है, ठीक है। आप नॉमिनेटेड नहीं गिनोगे, पहली चीज इलेक्टेड जो चुन के आए हैं, इलेक्टेड मेंबर कितने हैं वो, और उसी में आप और इसके बाद इसमें 1000 से आप डिवाइड कर दोगे, या नीचे आप देख रहे हो फॉर्मूले में, तो ये आपकी एक एमएलए की जो वैल्यू निकल के आएगी वोट की, वो निकल के आ जाएगी कि कितना उसका एक वोट मायने रखता है, ठीक है। उसी तरह अब एक बात और याद रखने वाली है कि इसमें पॉपुलेशन जो है, तो पॉपुलेशन आप देखोगे कि अकॉर्डिंग टू 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2001 में, पॉपुलेशन मीन्स, जहाँ पे ये जो पॉपुलेशन वर्ड यूज किया है ना, पॉपुलेशन ये 1971 की जो सेंसस थी उससे लिया गया है। और अब जब भविष्य में 2026 के बाद जो सेंसस होगी उसके बाद तो इसको रिवाइज किया जाएगा, ठीक है। पॉपुलेशन तब तक पॉपुलेशन पुरानी ही चल रही है, मतलब आप समझो कि आज की डेट में 2011 की पॉपुलेशन आ गई है, लेकिन उस फिगर को यूज नहीं कर रहे हैं, पुरानी कैलकुलेशन चल रहा है, फ्रीज है। इसके बारे में समझना हो तो आप मेरे यूट्यूब में मैंने वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल में,
लॉजिक बिहाइंड लोकसभा, नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, उसको देखिएगा, मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है मैंने, ठीक है। अब देखिए वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी, एमपी जैसे अमित शाह है, तो अब मान लीजिए इनका एक वोट की कितनी वैल्यू होगी, तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स। अब जितने स्टेट हैं उन सारे स्टेट्स के एमएलए जो हैं, ठीक है, अब वो सारे एमएलएज की आप जो टोटल वैल्यू आ रही है वोट्स की वो जोड़ दो, ठीक है, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। अब एमपीज लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड एमपीज है, नॉमिनेटेड की बात नहीं हो रही है, वो अगर सारे एमपीज को आप डिवाइड कर दोगे तो एक एमपी का कितना मतलब निकल के आ जाएगा कि एक एमपी के वोट की वैल्यू कितनी है। मतलब आप पहले तो आप एमएलए के एक वैल्यू निकाल लो कि पॉपुलेशन के बेसिस पे ये पॉपुलेशन कितनी है, और उस पॉपुलेशन से वेटेज मिला, टोटल पॉपुलेशन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स और डिवाइड करा, उसमें फिर 1000 से अलग डिवाइड कर दिया, क्योंकि पॉपुलेशन में आप नंबर डिवाइड करो तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, इसीलिए 1000 से और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद आपने देखा जो वैल्यू निकल के आई, ये वैल्यू तो एक स्टेट की निकल के आई है, अब ऐसे सारे स्टेट्स की जोड़ दो, ठीक है, हर एमएलए की, तो जितने एमएलए हैं सब सारे एमएलए इसकी जोड़ दोगे आप, तो आप जब जोड़ने के बाद जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज जो हैं वो जो डिवाइड कर दोगे उसमें, तो आपका निकल के आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है ये आप समझ लीजिए किस तरह से इनका वेटेज निकाला जाता है, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब ये देखिए कि जो इलेक्शन होता है, जो इनडायरेक्ट वे में होता है, वो किस तरह से होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये क्या होता है, ये दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं, इनके अलग अलग मीनिंग है। अब देखिए प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन दो तरह का होता है, एक प्रोपोर्शनल होता है, एक टेरिटोरियल प्रेजेंटेशन होता है। टेरिटोरियल प्रेजेंटेशन क्या होता है, इलेक्शन टू लोकसभा हो गई, स्टेट असेंबली हो गई, इनमें जो चुन के जाते हैं लोग, वो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और दूसरा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम या लिस्ट सिस्टम। जैसे राज्यसभा में लोग कैसे मेंबर जाते हैं, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से जाते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है कि राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, स्टेट को हर स्टेट को डिसाइड कर दिया गया है कि इस स्टेट से कितनी सीट्स राज्यसभा में मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। और आप देखोगे कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, और वाइस प्रेसिडेंट का जो आपका इलेक्शन है वो भी आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड है। और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ठीक है, तो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव राज्यसभा को आप लेजिस्लेटिव काउंसिल से अगर आप देखोगे मैच करा के तो लगभग मिलता जुलता है, तो उस हिसाब से आप देखोगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में ये जाते हैं, ठीक है। और आप देखोगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो मीनिंग है, आप देखो क्या होता है कि एक ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम इन विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स करस्पॉन्ड्स क्लोजली विद द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट फॉर ईच पार्टी। मतलब जितने वोट्स पड़ते हैं उतनी ही सीटें हों, ठीक है ना। परसेंटेज अगर वोट्स की बात करें, नंबर n% वोट्स पड़े हों तो n% सीट्स भी मिली हों, इस तरह का एक प्रोपोर्शन में अनुपात में रिप्रेजेंटेशन होता है, जितने परसेंट वोट उतने परसेंट सीट्स। मतलब आप एक तरह से कर लो कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर सीट्स दे रहे हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, ये आपने देखा। अब आप देखोगे कि ये जो मेथड है कि ये कहाँ अब जैसे कोई प्रेसिडेंट अपॉइंट होना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि एक मिनिमम कोटा फिक्स होता है कि उसको कम से कम कितने परसेंटेज वोट चाहिए, ठीक है। टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट सिक्योरिंग फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स इज नेसेसरी, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में अगर इलेक्ट होना है तो फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स चाहिए, उसको इलेक्टोरल कोटा कहते हैं। अब वो कोटा का जो फॉर्मूला है कितना कम से कम वोट चाहिए, तो वो वोट होगा आपका टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड। अब जितने लोग मैंने इलेक्टोरल कॉलेज में बताए हैं वो सारे वोट कर रहे हैं, ठीक है, तो वैलिड वोट्स पोल्ड हो गए सारे, ठीक है। जब और इसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड। अब कितने कैंडिडेट्स इलेक्ट होने हैं, तो ऑब्वियस बात है एक ही प्रेसिडेंट तो एक ही होता है, तो एक ही कैंडिडेट इलेक्ट हो रहा है,
ठीक है। तो एक कैंडिडेट इलेक्ट हो रहा है और उसके बाद तो इसीलिए यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद +1 और करना होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद आप डिवाइड करके जो आए उसमें +1 और कर दो। तो आप एक तरह से देख लो कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स अगर जितने भी हैं उसके नीचे डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये 50% के आसपास हो गया। 50% ऑफ वैलिड वोट्स +1, जितने भी वोट्स पड़ रहे हैं उसके 50% से ज़्यादा एक हो जाए तो वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। प्रेसिडेंट के केस में अब जैसे आप ये देखोगे, ये जो मेथड है किस तरह से फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड 1 है, इसीलिए 2 से डिवाइड हुआ है। अगर मान लीजिए 4-5 लोगों को, या जैसे राज्यसभा में कितने कितने सारे चुनने रहते हैं, इलेक्ट करने रहते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो वो +1 2, ये 2 नहीं होगा, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने इलेक्ट होने हैं वो हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये आप ओवरऑल आइडिया लेके रखो। अब ये कैसे होता है, अब देखो, आप एक बैलेट पेपर दिया जाता है सबको, ठीक है। बैलेट पेपर जैसा मैंने ये फोटो दिखाया हुआ है आपको कि एक बैलेट पेपर ऑफ 1 मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, किसी कोई एक मेंबर होगा इलेक्टोरल कॉलेज का, उसका एक बैलेट इस तरह का है, मान लीजिए सैंपल है ये, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इसमें 3 लोग मान लीजिए कैंडिडेट खड़े हो गए, कौन कौन, रामनाथ कोविंद जी जो हैं और पी चिदम्बरम, लालकृष्ण आडवाणी, ये तीनों खड़े हो गए। सपोज करिए कि आप बैलेट पेपर में जितने इलेक्टोरल कॉलेज में जितने लोग हैं उन सबके बैलेट पेपर में आप प्रीफरेंस देना पड़ता है कि आप रेटिंग दो, ठीक है, कि आप पहले किसको देखना चाहोगे। तो अब इन्होंने किया कि मान लीजिए ये जैसे इसमें आप देख रहे हो, पी चिदम्बरम को नंबर 1 पे रखा हुआ है, रामनाथ कोविंद को नंबर 2 पे रखा हुआ है, लालकृष्ण आडवाणी को नंबर 3 पे रखा हुआ है। तो इस तरह से एक बैलेट पेपर हो गया, और ये सीक्रेट बैलेट होता है, ठीक है, किसी और को नहीं दिखाते हैं, ये सीक्रेट होता है। अब ये बैलेट पेपर में क्या होता है कि इस तरह के जितने इलेक्टोरल कॉलेज के बंदे होंगे सारे सब ऐसे भर के देंगे रेटिंग। आप जब जो वहाँ पे जो काउंटिंग के लिए जो होते हैं वो लोग, वो देखेंगे, तो जब देखने पे आएंगे तो वो देखेंगे कि किस बंदे को नंबर 1 सबसे ज्यादा मिला है, ठीक है। आप नंबर 1 वाले गिनेंगे, 1 1 1 1, किस किसने 1 दिया है। अब देखेंगे मैक्सिमम 1 किसको मिले हैं, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम 1 अगर किसी मिल गए किसी को, और मान लो वो 1 जो है वो मान लो टोटल फॉर एग्जांपल मान लो 100 लोगों ने कर रहे हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के 100 लोग हैं जो वोटिंग कर रहे हैं, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। तो 100 में 51 लोग अगर 1 1 1 एक ही को दे दें तो वो सीधे प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाएगा, बाकी सब खत्म, पहली बार में ही रिजल्ट आ गया, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए कि पहली बार में नहीं आया, ठीक है, 1 1 1 वाले 51 ना हो के 30 हैं या 40 हुए, ठीक है, तो मतलब उसको 51 नहीं मिले तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो अब तो बात फंस जाएगी, अब तो ये हो जाएगा कि अब आगे कैसे बढ़े। तो इसीलिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मेथड आया है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है, अब ऐसा नहीं होगा कि दोबारा सबसे वोटिंग कराई जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अब क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि यार सबसे लास्ट में किसको रखा गया है, कि अब जिसको सबसे लास्ट में रखा होगा ना, थर्ड प्रीफरेंस में सबने रखा होगा, देखेंगे थर्ड प्रीफरेंस में सबसे ज्यादा किसको मिला है, ठीक है। अभी तक तो फर्स्ट में देख रहे थे कौन जीता ये पता लगाने के लिए, अब देखेंगे थर्ड में सबसे मतलब लास्ट में किसको रखा है। सबसे लास्ट में जिसको भी रखा है उसका नाम हटा देंगे, ठीक है। अब उसका नाम जब हटा देंगे ये, तो उसके नाम हटाने के बाद अब कितनी बची, 2 चॉइसेस, ठीक है। अब 2 चॉइस, जैसे इसमें लालकृष्ण आडवाणी 3 है, मान लीजिए लालकृष्ण आडवाणी को ही सब लोगों ने 3 3 दे रखा है, तो आप देखेंगे कि ये तो मतलब सबसे लीस्ट प्रीफर्ड है। और आप सोचो कि ये जरूरी नहीं है कि इनको 51 लोगों ने रखा हो प्रीफर, हो सकता है कि इनको सबसे ज्यादा रखा हो, मतलब जितने भी हैं, जितने भी लोगों ने वोट किया उनमें सबसे ज्यादा वोट इन्हीं को थर्ड प्रीफरेंस में रखे गए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है वो ज्यादा हो ही जाएगा, अगर इसी में किसी एक को तो ज्यादा होंगे ना लीस्ट प्रेफरेंस में, जितना भी आप कैलकुलेशन करोगे 100 में, आउट ऑफ 100 में। तो ये लालकृष्ण आडवाणी का नाम यहाँ से हटा देंगे। अब बचे 2, पी चिदम्बरम, रामनाथ कोविंद। अब देखा जाएगा इन 2 में, अब क्या दोबारा वोटिंग नहीं कराई जाएगी, अब इसी बैलेट पेपर में अब ये देखा जाएगा कि किसने दूसरे नंबर पे रखा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे किसको रखा है, चिदम्बरम को रखा है। जैसे इसमें पहले नंबर पे चिदम्बरम को रखा था, तो चिदम्बरम के नंबर पहले नंबर पे करे, लेकिन मान लीजिए 40 ही बन पाए, 51 चाहिए होता है, 40 ही बन पाए, तो अब आप चिदम्बरम क्या करेंगे, अभी तो नहीं बन पाएंगे। दूसरे राउंड की बात आई, दूसरे राउंड में आडवाणी को हटा देंगे और ये एज्यूम कर लेंगे कि जिसने 2 नंबर पे चिदम्बरम को रखा है और वो मतलब पहला कंसीडर कर लेंगे कि हाँ ये पहला है, ठीक है। तो अब ये पी चिदम्बरम को दूसरी प्रेफरेंस में
जिसने रखा होगा वो भी जुड़ जाएंगे। मान लीजिए अगली बार उनको मिल गए, ठीक है, अगली बार मिलके मान लो पहले आपके 40 मिले थे पी चिदम्बरम को 1 पे रखने वाले, दूसरे राउंड पे आप देखोगे जब कि जो दूसरे पे रखा है पी चिदम्बरम को, वो लगभग 15 लोगों ने रखा है, तो आप देखोगे 40 + 15 हो गए 55, मतलब 51 से ज्यादा हो गए, 51 से ज्यादा हो गए, तो अब ये हो जाएगा कि अब पी चिदम्बरम जी बन जाएंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट। या इसी तरह से अब ऐसे कंटिन्यू करते हैं, मतलब ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए इसका नाम ट्रांसफरेबल वोट है। कि पहले क्या होता था कि पहले आप बार बार वोटिंग नहीं कराएंगे, कौन इतना टाइम, इतने सारे लोग अगर बार बार वोट डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो प्रीफरेंस रेटिंग डलवाई जाती है, इसीलिए वो रेटिंग देखते हैं कि आप प्रीफरेंस में रखो। तो पहले प्रीफरेंस में मान लो 40 मिले, ठीक है, पी चिदम्बरम को, तो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे, उस केस में सबसे लास्ट नंबर पे जो है उसको हटा ही दिया जाएगा, जिसने सबको लास्ट पे रखा होगा उसको काट के उसको हटा देंगे नाम को। तो अब नाम को हटा देंगे और फिर दूसरे नंबर से गिनती करेंगे कि दूसरे में किसने रखा है। अब दूसरे में देखेंगे पी चिदम्बरम को कम पड़ रहे थे, जितने 40 थे और 11 कम पड़ रहे थे, 11 से ज्यादा मिल गए होंगे, तो दूसरे राउंड में चिदम्बरम सामने फाइनल हो जाएंगे, यहाँ यही है, ठीक है, अब यही बनेंगे प्रेसिडेंट। तो इस तरह से आप देखोगे कि किस तरह से ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। अब आप देख रहे हो ट्रांसफरेबल क्यों है, क्योंकि ये वोट जो है ट्रांसफरेबल है। अब मान लो किसी ने लालकृष्ण आडवाणी को पहले नंबर पे प्रेफरेंस पे रखा हुआ है, जब लालकृष्ण आडवाणी हट गए पहले नंबर पे, तो फिर वो लिस्ट ही गायब हो गई, तो वो तो बेकार ही हो गए। अब उनके दूसरे नंबर पे कौन है, उनके दूसरे नंबर में अगर चिदम्बरम है तो अब बहुत अच्छी बात है, फिर तो बन ही गए ना। अब अगर लाकर जो अब ऐसे बारी बारी से एक एक हटाते जाते हैं, ठीक है, तो एक एक हटाते जाएंगे तो उससे जब लोग कम बचेंगे तो आपका पता चल जाता है कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये इस चीज को आप समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरह से एक बैलेट पेपर आप इमेजिन करिएगा कि किस तरह से बैलेट पेपर मिलता होगा लोगों को, और वो कैसे अपनी प्रेफरेंस देते होंगे, और जिसको सबसे लीस्ट प्रेफरेंस मिलती है उसको हटा देते हैं, तो किस तरह से वो ट्रांसफर हो के इस तरह से करा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड होता है, लेकिन ये है बहुत अच्छा मेथड। एक बार ही वोटिंग कराई जाती है और एक बार की वोटिंग करा में रेटिंग के हिसाब से निकाल लेते हैं, जिसकी सबसे खराब होती है उसको हटा देते हैं और देखते चले जाते हैं इस तरह से, ठीक है। अब आप देखो कि अगर मान लीजिए इस तरह से कोई इलेक्शन हुआ, अब उसमें आ गया कोई डिस्प्यूट, ठीक है, अब डिस्प्यूट होगा तो क्या होगा कि ये चैलेंज नहीं किया जा सकता है डिस्प्यूट में कि अरे इलेक्टोरल कॉलेज में इतने लोग नहीं थे, कम थे, एमपी या एमएलए है नहीं, तो इसको लेके डिस्प्यूट नहीं हो सकता, पहली चीज ये। और मान लीजिए फिर और कोई बात को लेके डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और सपोज सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स इलेक्शन वॉइड, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इलेक्शन जो है ये फर्जी था, तो स्टिल एक्ट्स डन बाय प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन और नॉट इनवैलिडेटेड। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि डिक्लेयर इनवैलिड कर दिया, लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिव उस पे बेसिस पे नहीं होता कि मैं इनवैलिड तो कर दिया, लेकिन जो आप जो पास्ट में जो कर रखा होगा प्रेसिडेंट ने एसेंट वेसेंट दे रखी है, तो वो मतलब इनवैलिड नहीं करार की जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड और एग्जीक्यूटिव, देयरफॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन इज सुटेबल कॉस्ट एफिशिएंट। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे हो रहे हैं ये आपने देखा, और ये कॉस्ट एफिशिएंट किस तरह से है। एक बार सारे लोग मिलके अपनी रेटिंग दे देते हैं, अपनी 1 2 3 4 ऐसे जितने लोग खड़े होंगे उतने लोगों को रैंकिंग से देते हुए चले जाते हैं, फिर उस हिसाब से पता चल जाता है कि क्या करना है, कौन कौन बनेगा प्रेसिडेंट। तो ये इतना मतलब अच्छा मेथड है कि कोई ये फाइट होने का सवाल ही नहीं उठता कि कोई ये कहे कि ये कैसे हो गया, क्योंकि आप प्रीफरेंस के बेसिस पे है। हो सकता है पहली प्रीफरेंस में लोगों ने एक को ना रखा हो, लेकिन जब लीस्ट प्रीफरेंस वाला हटा देते हैं तो फिर वो नंबर कहीं ना कहीं कई राउंड में जाने के बाद ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो कोटा पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब आर्टिकल 58 में क्या है कि क्वालिफिकेशन की बात की गई है। तो आप देखो क्वालिफिकेशन क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। एज हो 35 साल तो कम से कम हो, ठीक है। एलिजिबल टू बी लोकसभा एमपी, लोकसभा का एमपी बनने लायक हो, ठीक है। नॉट होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसको नहीं होल्ड करना चाहिए। आर्टिकल 102 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जिक्र है कि क्या होता है, ठीक है। और ये सेटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, गवर्नर, द मिनिस्टर ऑफ यूनियन और एनी स्टेट इज नॉट डीम्ड टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड इज क्वालिफाइड एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। अब ये कह रहे हैं कि मान लो
कोई पहले से ही प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है या गवर्नर है या यूनियन में मिनिस्टर है या किसी स्टेट में मिनिस्टर है, तो उसकी जो पोस्ट है उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। तो इसलिए वो, इसका मतलब ये है कि वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन सकता है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आप देखो कि अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होगा कुछ, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 फिक्स किया है जो कि आरबीआई में जमा करना पड़ता है। और अगर आपको प्रेसिडेंट के लिए एज ए कैंडिडेचर चाहिए, कैंडिडेट बनना है, तो उसके लिए 50 इलेक्टर्स कौन होंगे, जैसे कि आप इलेक्टोरल कॉलेज में 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपका नाम प्रपोज करते हो। होता नहीं, पूछा नहीं जाता कि आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए, तो उसमें कम से कम 50 लोग आपके फेवर में पहले बोल दें कि हाँ हम चाहते हैं कि ये, जैसे रामनाथ कोविंद जी हैं तो उनके लिए 50 लोगों ने बोला होगा कि कम से कम 50 लोगों ने कि इनको बनना चाहिए। और उसके बाद 50 इलेक्टर ऐसे होते हैं जो सेकेंडर्स, जो सपोर्ट करते हैं कि हाँ, मतलब 100 लोग हो गए एक तरह से। मिनिमम 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स फॉर नॉमिनेशन के लिए, तो सपोर्ट करते हो, ठीक है। आप देखो, और ये तो कंडीशन हो गई, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि आप, हर कोई नहीं बन सकता है कि कोई भी आए कहते कि नहीं प्रेसिडेंट बना, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब डिपॉजिट जो है ये जब्त कर लिया जाता है। फॉरफिटेड इन केस फेल टू सिक्योर लेस देन 1/6 ऑफ वोट्स पोल्ड। अगर 1/6 अगर वोट से कम मिल रहे हैं, मतलब टोटल जितने वोटर हैं उसका एक छठे नंबर का भी मतलब नहीं मिल रहा है, तो आप समझो कि वो डिपॉजिट जब्त कर लिया जाता है, जमानत जब्त एक तरह से हो जाती है, ठीक है। दी ओथ ऑफ ऑफिस जो है वो आर्टिकल 60 में मेंशन है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट की जो ओथ है उसके बारे में है, ठीक है। और प्रेसिडेंट को एडमिनिस्टर कौन करता है, ये ओथ को कौन दिलवाता है, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मान लीजिए नहीं अवेलेबल है, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल, वो इनकी एब्सेंस में ओथ दिलवाएंगे, ठीक है। एनी अदर पर्सन एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑल्सो अंडरटेक्स द सिमिलर ओथ और अफर्मेशन। अब मान लीजिए कोई ऐसा एक्टिंग प्रेसिडेंट है जिसको टेम्परेरी बेसिस बनाया है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट ही बन गए, तो उसको भी प्रेसिडेंट की ओथ लेनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि टेम्परेरी बनाया तो ओथ नहीं लेनी, ओथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस आर्टिकल 59। अब आप देख रहे हो कि 58 में क्वालिफिकेशन हो गई, 59 में कंडीशंस क्या होती हैं कि कैसे आप अपॉइंट होगे, मतलब कैसे आप इलेक्ट होके जाओगे प्रेसिडेंट में। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो आपका प्रेसिडेंट होगा, जो बनेगा, उसके लिए वो ना ही एमपी होना चाहिए और ना ही एमएलए होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए फिर भी कल को कोई एमपी, अमित शाह चाहते हैं कि हम प्रेसिडेंट बन जाएं, तो उनको अपनी सीट जो है एमपी वाली वो छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, तब वो प्रेसिडेंट बन पाएंगे, ठीक है। पहले सीट छोड़ो तब आप मतलब इलेक्ट हो सकते हो प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। अब नॉट होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसका जो भी बंदा हो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना करता हो, पहली चीज, ठीक है। और ऑफिशियल रेजिडेंस राष्ट्रपति भवन मिलता है रहने के लिए और विदाउट रेंट मिलता है, बहुत अच्छी चीज। इमोल्यूमेंट्स अलाउंस प्रिविलेजेस डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस। जब जो प्रेसिडेंट हो उसके इमोल्यूमेंट्स जो होंगे, जब वो ऑफिस में होगा उस टाइम में उनके जो अलाउंस हैं या एमोल्यूमेंट्स हैं वो कम नहीं किए जा सकते कि घटा दो, ठीक है। इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग हिज टर्म्स इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट। अगर प्रेसिडेंट ने पर्सनल लेवल पे भी कोई क्राइम कर दिया है तो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, मतलब ना ही अरेस्ट होगा ना ही जेल होगी, ठीक है। सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड आफ्टर 2 months नोटिस ड्यूरिंग हिज टर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स। अगर कोई पर्सनल लेवल पे सिविल केस चल रहा है कोई, तो 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, तब आप सिविल प्रोसीडिंग से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस जो है, ऑफिस का टर्म कितना होगा, वो आर्टिकल 56 में मेंशन है कि कितना टेन्योर होगा। तो 5 ईयर तो इनका टेन्योर होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट का। लेकिन अगर मान लीजिए नया सक्सेसर, नया प्रेसिडेंट आने में टाइम लग रहा है, तो जब तक नया नहीं आ जाता तब तक ये बने रह सकते हैं, ठीक है। अब आप ये ध्यान रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप ये बोल दो कि वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। नहीं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, वो वही बने रहेंगे, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वही बने रहेंगे। कैन बी री इलेक्टेड अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। पहली चीज, कोई भी जो प्रेसिडेंट है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स री इलेक्ट होके आ सकता है, बार बार। कोई ये नहीं है कि जैसे अमेरिका की तरह कि सिर्फ 2 ही बार ही प्रेसिडेंट बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब जब तक चाहो बन सकते हो,
ठीक है, आप बार बार री इलेक्ट हो जाओ। अब देखो कि अगर प्रेसिडेंट को हटाने का, रिमूवल का क्या प्रोविजन है, तो इम्पीचमेंट का प्रोविजन है फॉर द चार्जेस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के लिए चार्जेस में आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट का प्रोविजन है। ठीक है, और ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई डिटेल में चीज़ें नहीं दी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जो प्रोसीजर है क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है पार्लियामेंट में। अब जब इम्पीचमेंट है उसके लिए मैंने फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश की है कि आप देखो ये जो इम्पीचमेंट का जो रेजोल्यूशन है ये किसी भी हाउस में आ सकता है, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, अब होता क्या है कि आफ्टर लेकिन चार्जेस लाने से पहले क्या होता है, दीज चार्जेस शुड बी साइंड बाई 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस दैट फ्रेम द चार्जेस। अब जैसे राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी इम्पीचमेंट लगा रहे हैं तो जो उस हाउस के जितनी मेंबरशिप है, मेंबर है, ठीक है, उसके 1/4 मेंबर कम से कम तैयार हो साइन करने के लिए कि हाँ चार्जेस है प्रेसिडेंट पे लगा रहे हैं, 1/4 मेंबर तैयार हो। ठीक है, these charges should be signed by 1/4 members of the house that frame the charges and 14 days notice should be given to president। 14 दिन का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, होता क्या है, आफ्टर इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड, मान लीजिए पास हो गया बाई मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। देखिए अब आप जब आपको रेजोल्यूशन लाना होता है चार्जेस के लिए तो 1/4 मेंबर पहले साइन करें। ठीक है, उसके बाद पास कराना होता है उस हाउस में तो 2/3 टोटल मेंबरशिप के लोग मतलब साइन करें। ठीक है, तब वो पास होगा। देन उसके बाद दूसरे हाउस में उसको भेज दिया जाता है जो इन्वेस्टिगेशन करता है चार्जेस का। प्रेसिडेंट हैज द राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। प्रेसिडेंट खुद जा अपीयर हो सकते हैं या रिप्रेजेंटेशन किसी और को भेज सकते हैं अपनी जगह ऐसी इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, और अदर हाउस अगर मान लो दूसरा हाउस जो है उसने भी 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया, ठीक है, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप से, तो क्या होगा कि अब प्रेसिडेंट माना जाएगा कि वो रिमूव, प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन इज सो पास्ड। अगर जिस दिन से ये रेजोल्यूशन पास हो गया उस दिन समझिए कि उसी दिन से वो प्रेसिडेंट का आखिरी दिन है। ठीक है, तो होता क्या है कि आप ये दो चीजें और इम्पोर्टेंट है इसमें कि जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है उसमें नॉमिनेटेड एमपीज पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट। अब आपने देखा था कि जब इलेक्शन हो रहा था तो ये नॉमिनेटेड एमपी कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब बात हो रही है कि आपकी उसकी इम्पीचमेंट की तो ये नॉमिनेटेड एमपी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमएलएज फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट। अब आप देखो इम्पीचमेंट में कौन नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, एमएलएज फ्रॉम स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर डू नॉट पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट। आप इसको ओवरऑल अगर समझोगे ना तो आपको इसका क्रक्स ये समझ में आएगा कि ये जो स्टेट वाले जो लोग हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज में उनका कोई रोल नहीं होता इम्पीचमेंट में, वो नहीं हटाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि आप एमएलए हैं स्टेट के हैं ना, वो कुछ नहीं करेंगे, यूनियन टेरिटरी के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी आपने देखो यहाँ पे भी मैंने नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा है, नॉमिनेटेड एमएलए भी होते हैं ना, वो उनका नाम ही नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेट का कोई रोल ही नहीं होता है इम्पीचमेंट में, इसमें सिर्फ सेंटर का रोल होता है, लोकसभा और राज्यसभा यही दो मिलके कर सकते हैं इम्पीचमेंट। तो एमपीज की बात होगी, नॉमिनेटेड एमपी भी कर सकते हैं पार्टिसिपेट, और ये जो आपके इलेक्टेड एमपी होते हैं वो तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि किसी प्रेसिडेंट को हटाना पड़ा हो, और ये प्रोसीजर भी बहुत डिफिकल्ट है, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप को कन्विंस करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का, आर्टिकल 61 के अंदर आता है। अब आप देखो कि वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। अब प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसमें वैकेंसी कैसे आ सकती है, आप खुद सोचो। पहला तो 5 साल उसके जो टर्म है वो पूरा हो जाए, दूसरा वो यार रिजाइन कर दे, वाइस प्रेसिडेंट को दे दे। ठीक है, रिमूवल आफ्टर इम्पीचमेंट हो जाए, मान लीजिए डेथ हो जाए, इलेक्शन वॉइड और डिक्लेयर डिस्क्वालीफाइड, अगर मान लीजिए इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, तो क्या होता है, अगर टर्म पूरा नहीं हुआ है, देखिए टर्म अगर पूरा हो रहा है तो पता रहता है ना टर्म पूरा होने वाला है, तो ऐसा कर दिया जाता है कि पहले से ही प्लानिंग करके चलो
कि जब अगला जैसे टर्म खत्म हो अगले दिन से नया प्रेसिडेंट अवेलेबल हो, तो वो तो प्लानिंग करके चलते हैं। लेकिन रेजिग्नेशन या रिमूवल या डेथ या इलेक्शन ये थोड़ा सा रैंडम है, ठीक है, ऑल ऑफ ए सडन हो जाता है। तो उस केस में क्या है, इलेक्शन विद इन 6 मंथ्स, टिल देन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट। 6 महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। अब गैप हो गया, ठीक है, अब गैप में कौन रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा, ओथ लेगा और सेम एलिमेंट्स और सब कुछ मिलेंगे, फुल पावर रहेगी प्रेसिडेंट वाली, ठीक है। अब ये पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो कुछ पावर्स हैं, जैसे आप देखोगे एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री के लिए रिलेटेड क्या पावर है, इमरजेंसी से रिलेटेड क्या पावर है, ठीक है। अब आप देखोगे कि अपॉइंटमेंट्स जो है प्राइम मिनिस्टर की या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो इंडिया का वकील समझ लो, गवर्नमेंट का वकील समझ लो, जैसे वो सरकारी वकील गवर्नमेंट को मिला हुआ है अपना फेवर अपनी बात रखने के लिए, ठीक है। तो ये एजीआई एंड हिज रिम्यूनरेशन जो होते हैं वो भी डिसाइड करता है प्रेसिडेंट की कितनी सैलरी वाली मिलेगी, क्या नाम्स होंगे, सीएजी को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी चेयरमैन, गवर्नर्स, फाइनेंस कमीशन चेयरमैन एंड मेंबर, और कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशन ऑफ एससीज, एसटीज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, इंटरस्टेट काउंसिल, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटी, डिक्लेयर एनी एरिया शेड्यूल्ड एरिया, पावर्स विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरियाज। ये सारी चीजें एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है। एग्जीक्यूटिव में क्या क्या है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हो, और उसकी सैलरी, ये लाइन्स की बातें हो रही। वकील रखा है तो वकील को सैलरी वाली तो ये प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे ना कि कैसे सैलरी वाली क्या होगा। और कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे अदर इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे यूपीएससी का चेयरमैन हो, चाहे गवर्नर हो, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हो या मेंबर हो, कमीशन हो, चाहे एससी एसटी से रिलेटेड या बैकवर्ड से रिलेटेड, या इंटर स्टेट जो काउंसिल होती है, जो अलग अलग स्टेट में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो काउंसिल अपॉइंट की जाती है उसके लिए, तो वो काउंसिल हो, या एडमिनिस्ट्रेशन हो, यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट करते हैं ना प्रेसिडेंट, वो हो, या डिक्लेयर एनी एरिया, या किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना हो, या पावर हो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, शेड्यूल एरिया के या ट्राइबल एरिया से रिलेटेड। तो ये सारी पावर्स जो है प्रेसिडेंट के पास होती हैं, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव है, फाइनेंशियल में देखिए जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल है, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रायर रिकमेंडेशन लेना पड़ता है प्रेसिडेंट से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन टू बी लेट बजट, नहीं, कॉजेज टू बी लेट बजट बिफोर पार्लियामेंट, मतलब ये जो बजट जो है वो पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है, ये प्रेसिडेंट ही रखवाते हैं, ठीक है। नो डिमांड फॉर ग्रांट विदाउट हिज रिकमेंडेशन, अगर कोई डिमांड नहीं कर सकता है ग्रांट के लिए जब तक रिकमेंडेशन ना हो प्रेसिडेंट की, कोई प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे तब वो ग्रांट रखोगे, हमें इतनी जरूरत है पैसों की, ठीक है। अब एडवांसेस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड, अगर मान लीजिए कुछ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है उससे कुछ पैसा देना है किसी को, तो वो प्रेसिडेंट के पावर में आता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है, कि ये कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। ये फाइनेंशियल रिलेटेड पावर हो गई। जुडिशियल पावर होती हैं, डिप्लोमेटिक क्या होती हैं, ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज इन इज नेम सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं जो भी होता है वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाता है, लेकिन अप्रूवल पार्लियामेंट से लेना पड़ता है, ठीक है। सेंड्स एंड रिसीव्स डिप्लोमेट्स लाइक एम्बेसडर, हाई कमिश्नर्स, जो डिप्लोमेट्स होते हैं ना, जो एम्बेसडर आपने सुने होंगे, एम्बेसडर या हाई कमिश्नर हो, या जो बाहर से कमिश्नर आते हैं या एम्बेसडर्स आते हैं, तो उनको फैसिलिटेट करना, यहाँ से एम्बेसडर को भेजना, ये सब काम डिप्लोमेटिक पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। मिलिट्री से रिलेटेड क्या है, ये सुप्रीम कमांडर होते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं, ये तीनों फोर्सेस के जो चीफ होते हैं ना, इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं पीस, जैसे किसी के दूसरे देश से, कंट्री से वॉर डिक्लेयर करना है तो ये कौन करेगा, ऐसे तो लड़ाई होती रहती है, लेकिन ऑफिशियली अगर नाम लेके बोलेंगे तो प्रेसिडेंट कहेंगे कि हमारा इससे वॉर छिड़ गया है, ठीक है, ऑफिशियल। और पीस कंक्लूड ऐसे होगा प्रेसिडेंट, और सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय पार्लियामेंट। अब कोई भी चीज प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब यही होता है, हर चीज में इनको पार्लियामेंट कह लो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह लो, इनका अप्रूवल तो चाहिए ही होता है, ठीक है, उनके सलाह के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। इमरजेंसी
आप देख लो, नेशनल इमरजेंसी जो होती है आर्टिकल 352 के अंदर है, और स्टेट में इमरजेंसी आर्टिकल 356 से लगाई जाती है, और इसके लिए रीज़न दिया जाता है 365 का। 365 में होता है फेलियर टू कंप्लाई, कि आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, जो सेंटर ऑर्डर दे रहे हैं स्टेट को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से लगा दी। तो कारण जो है, रीज़न है, क्या क्या रीज़न है, वो 365 में और लगाई जाती है 356 से। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में आज तक कभी लगी नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये आप देख रहे हो किस तरह की पावर्स हैं प्रेसिडेंट। अब आप देखो कि जो गवर्नर ऑफ स्टेट्स होते हैं या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, सिविल सर्विसेज के जो पर्सनल हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर है, ये सारे लोग जो नाम बताए ना मैंने, जो गवर्नर है, जो वकील हो गया देश का, सिविल सर्विसेज के जो लोग होते हैं वो, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, ठीक है, और ये आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर है, ये सब ना ये ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इनका ऑफिस जो होता है वो ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन तक ही ये काम करते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तभी तक होगा। इस तरह एक तरह से आप समझो कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि आप उनको कोई रीजन नहीं देना पड़ता कि आप हम आपको क्यों हटा रहे हैं, या क्या कॉज बताना पड़े, कि नोटिस देना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसा कभी होता नहीं है, ये तो डॉक्ट्राइन ऐसा बना दिया गया है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिडेंट अपने मन से किसी को भी हटा दे, उनका कोई ना कोई रीजन तो होता ही है, ठीक है। जैसे किसी स्टेट के गवर्नर को हटाना है तो वो जरूरी नहीं है कि उनको ऐसा कोई क्लॉज हो कि उनको रीजन बताना पड़े कि आपको हम यहाँ से क्यों हटा रहे हैं, ठीक है, आपको दूसरे स्टेट क्यों भेज रहे हैं। तो वो ड्यूरिंग द प्लेजर प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया है, हटा भी सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनको बताना पड़े, नोटिस देना पड़े कि हमने तुमको ही हटाया, ये वो। सिविल सर्विसेज के पर्सनल को हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा सकते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन है, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को ये हटाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे, आप कहोगे प्रैक्टिकली बात करोगे तो आप क्या देखोगे, प्राइम मिनिस्टर कहाँ हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते, लेकिन ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऐसा बोला जाता है कि ये क्लॉज है कि ये सेटिस्फैक्शन जब तक नहीं रहेगा प्रेसिडेंट का, जब मतलब ये जो इनको हटाएंगे, हटाने मतलब जब तक इनका सेटिस्फैक्शन है तब तक ये रह सकते हैं, ठीक है, ये लोग, वरना बाद में जब इनका सेटिस्फैक्शन नहीं है प्रेसिडेंट का तो ये हटाए जा सकते हैं, इस तरह की बातें हैं, ठीक है। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी डू नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब जो चेयरमैन है और मेंबर्स ऑफ यूपीएससी हैं, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के चेयरमैन हो या मेंबर हो, इनका ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से लेना देना नहीं है, क्योंकि इनका एक फिक्स टेन्योर होता है। फिक्स टेन्योर क्या होता है, मतलब डिसाइडेड है इनका कितना टाइम है। लेकिन ऊपर जो मैं बता रहा हूँ, गवर्नर है या अटॉर्नी जनरल है या सिविल सर्विसेज के पर्सनल हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर है, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। इनके लिए आप बोलोगे ऐसा कैसे, आप तो गलत बोल रहे हो, ठीक है, ऐसा मतलब कहने की बात है, ठीक है, लेकिन क्लॉज जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट लिखा यही है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक जब तक रहेगा तब तक ये लोग रहेंगे, नहीं तो हटा दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का क्या मतलब, दैट इज नो स्पेसिफिक प्रोसीजर लाइक इम्पीचमेंट फॉर रिमूवल। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि जब तक प्रेसिडेंट खुश हैं, ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं कि ये लोग बने रहें, या जब तक आप समझो कि इसका ये मीनिंग इन्होंने ये बताया कि नो स्पेसिफिक प्रोसीजर, इसका मतलब ये है कि कोई प्रोसीजर नहीं होता हटाने का, बस चुप बोला कि हट जाओ, कोई ऐसा नहीं है कि कोई वोटिंग कराएंगे या ये होगा वो होगा, कुछ गाइडलाइंस नहीं है इस बारे में कि इम्पीचमेंट का प्रोसीजर होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिंपल से हटा देंगे, ठीक है। सेटिस्फैक्शन, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये सरदारी लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 1971 में, उसमें ये बात आई थी कि यहाँ पे प्लेजर ऑफ जो प्रेसिडेंट है उसका मतलब सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1974 में एक नया केस सामने आता है, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 में। तो इसमें गवर्नर से रिलेटेड बातें हुई थी और इन जनरलाइज कर देंगे फिर प्रेसिडेंट के लिए भी। तो उसमें बोला गया कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर गवर्नर होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये लेजिस्लेटिव असेंबली में हो जाती है, ठीक है। तो जो आपका प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है ये मतलब होता है सेटिस्फैक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और फिर वो डायरेक्टली फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। मतलब आप ये देखोगे कि प्रेसिडेंट जो भी काम करते हैं उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेनी मैंडेटरी है, ठीक है। तो जब
मैंडेटरी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो मेन रोल पे है। ठीक है, तो आप देखोगे शमशेर सिंह केस में क्या हुआ था। शमशेर सिंह एक सिविल सर्विसेज पंजाब में एक सिविल सर्विसेज में थे, पंजाब की स्टेट सिविल सर्विसेज में। इन्होंने ऐसा किया, अपना नाम बदला, और इनके बच्चे नहीं थे तो इन्होंने अपना नाम बदला, उसके बाद मुस्लिम धर्म अपनाया, और मुस्लिम धर्म अपना के फिर दूसरी शादी कर ली, तो दो शादियां कर ली। तो उस पर केस हो गया कि आप बाइगेमी कैसे कर सकते हो, ठीक है, दो शादियां कैसे कर सकते हो। तो फिर इनका टर्मिनेशन की बात आई इनकी, तो ये केस उसी से एसोसिएटेड था। तो उसमें क्या जनरलाइज, क्या वर्डिक्ट क्या आया था, इसमें वर्डिक्ट ये आया था कि सुप्रीम कोर्ट वाइल प्रोनाउंसिंग डिसीजन इन शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब categorically stated that satisfaction required by the constitution is not the personal satisfaction but the satisfaction of the council of minister who aid and advise the प्रेसिडेंट। इसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया कि जब भी हम सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रेसिडेंट की इंडिविजुअल लेवल पे सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे बात सेटिस्फैक्शन की बात होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेटिस्फाइड है कि नहीं, क्योंकि वही एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्रेसिडेंट ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि किसी को टर्मिनेट कर दिया जाए, ठीक है, सर्विसेज से। तो इन केस एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन द हेड ऑफ स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर, अगर आप प्रेसिडेंट की बात करो तो आप देखोगे कि कभी मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि हेड ऑफ स्टेट मतलब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में, तो आप देखोगे कि प्राइम मिनिस्टर जो चाहेगा वही होता है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, और जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मतलब इस लेवल तक बात बढ़े कि आपस में फाइट हो जाए। मतलब कोशिश ये रहती है कि हार्मोनियल रिलेशन रहे और दोनों के बीच, हम और दोनों और इंडिया में रिस्पेक्ट होते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट। तो इस तरह के केसेस सामने नहीं आए कभी कि अगर प्रेसिडेंट ने कोई चीज़ मना कर दिया, वीटो लगा दिया, तो ज़बरदस्ती कोई प्राइम मिनिस्टर उस पर आ जाए कि अड़ जाए। ठीक है, इस तरह केसेस नहीं, इस तरह के इतने बड़े बिग इशूज सामने नहीं आए हैं। ठीक है, माइनर इशूज तो आते रहते हैं सामने। अब आप देखोगे कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करूं तो सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था, पहले ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया था 1951 में। किसके किसके बीच हुआ था, राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे। हिंदू कोड बिल में क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज नॉट रेडी टू साइन द हिंदू कोड बिल एज वाज एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज ही वाज अगेंस्ट some of the provisions of the act and wanted to know whether he can exercise his own discretion irrespective of the advice tendered by the council of minister। राजेंद्र प्रसाद तैयार नहीं थे हिंदू कोड बिल में, उनको कुछ प्रोविजन मतलब नहीं सही लगे। ठीक है, तो वो ये जानना चाह रहे थे कि क्या वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के अगेंस्ट जाके अपना डिस्क्रेशन, खुद का जो डिस्क्रेशन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। टू दिस नेहरू रिप्लाइड दैट होल कंसेप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वाज अगेंस्ट एनी एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी बाय द प्रेसिडेंट। उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट अपने लेवल पे ये चीजें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाउएवर ही वांटेड टू सैटिस्फाइड हिमसेल्फ इन दिस रिगार्ड एंड आस्क्ड अटॉर्नी जनरल फॉर हिज एडवाइस इन दिस मैटर। तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से पूछा कि क्या मैं अपने इंडिविजुअल लेवल से डिसाइड कर सकता हूँ। तो AGI clearly stated that the president was bound to act accordingly to the aid and advice tendered by the council of ministers and it would be constitutionally improper for him not to be guided by the advice of the minister as it was all pervasive in character and they can advise him on any matter। तो अटॉर्नी जनरल ने क्या सजेशन दिया कि प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट आपको मानना ही पड़ेगा जो एडवाइस आपको मिलती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप नहीं मानते हो तो ये इम्प्रॉपर होगा, सुटेबल नहीं होगा। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है आपको किसी भी फील्ड में एडवाइस कर सकती है। ठीक है, आफ्टर दिस इवन दो नॉट सेटिस्फाइड प्रेसिडेंट रिलेंटेड एंड एग्रीड टू साइन द बिल एज ही डिडंट वांट टू थ्रो द नेसेंट रिपब्लिक इनटू प्रॉब्लम्स। अब जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, फिर भी उन्होंने बिल पे साइन किया क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि जो नया देश जो रिपब्लिक बना है उसमें कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व समय हो गया। ठीक है,
इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स और भी सामने आते रहे बीच बीच में, लेकिन कभी भी आप देखोगे कि इस बड़े लेवल पे ऐसा नहीं हुआ है कि कोई फाइट हुई हो, क्योंकि सब रिस्पेक्ट करते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहती है, म्यूचुअल रिगार्ड की वजह से मैटर सुलझ जाता है। ठीक है, तो इन राइटिंग अब देखिए होता क्या है, ये सारी बातें तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट तो कहीं लिखी नहीं थी कि ऐसा है कि बाउंडेड जो प्रेसिडेंट है वो बाउंडेड है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, राइटिंग में लाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, हाउएवर नोइंग द फीकल नेचर ऑफ जुडिशरी, इंदिरा गांधी सॉट टू पुट द क्वेश्चन बियॉन्ड पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी एंड अमेंडेड आर्टिकल 1741। अब देखिए जो इंदिरा गांधी थी वो जानती थी कि जुडिशरी का जो फीकल नेचर है, जो बदलती रहती है, कल को हो सकता है नया वर्डिक्ट आए, कुछ और बात कह दें, तो उन्होंने कहा कि इसको हम खत्म ही करते हैं, काम करते हैं सीधे जो आर्टिकल 74(1) का जो क्लॉज है उसको अमेंड ही कर देते हैं। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, 42nd अमेंडमेंट, उसमें उन्होंने एक लाइन ये ऐड कर दी, क्लियर कट। ठीक है, उसमें उससे पहले क्या था, उससे पहले ये लिखा होता था कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी, लेकिन अब इन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया कि जो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज हिज पावर्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आप देखोगे कि 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था, 42nd अमेंडमेंट में ये बात मैंडेटरी करी गई है। ठीक है, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही काम करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हर चीज में मतलब उनको पूछना पड़ेगा। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी कुछ भी करेंगे, कुछ भी कोई भी अपॉइंटमेंट कुछ भी करेंगे, उनका ओन डिस्क्रिप्शन नहीं, उनमें एडवाइस या कह लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की उनको एडवाइस मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये आप देखो एडवाइस यहाँ पे सिर्फ रिस्पेक्ट दिखाने के लिए वर्ड यूज किया गया था कि रिस्पेक्ट बनी रहे प्रेसिडेंट पोस्ट की। एक्चुअल में एडवाइस क्या, एडवाइस होती अगर ये, तो फिर तो प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होना चाहिए था। एक तो आप मतलब आप बाउंडेड है, प्रेसिडेंट बाउंड है इस चीज़ के लिए, तो फिर आप समझ सकते हो कि मतलब कोई अपने डिस्क्रिप्शन से काम डिसीजन नहीं ले सकते हो। अब ये 1978 में क्या हुआ था, एक 44th अमेंडमेंट आया था, उसमें फिर से एक चेंज लाया गया। हुआ क्या कि आप प्रेसिडेंट को बिल्कुल ही मजबूर बना दोगे आप, तो थोड़ा डिसरिस्पेक्ट ज्यादा हो रही है। तो फिर हुआ क्या, आर्टिकल 1741 को फिर अमेंडेड किया, विच गिव प्रेसिडेंट द पावर टू आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसीडर देयर एडवाइस, बट ही मस्ट एक्सेप्ट इट आफ्टर रिकंसिडरेशन। तो ये हुआ कि आप एक काम करो कि प्रेसिडेंट को ऐसा बोल दिया कि आप एक बार वापस भेज सकते हो किसी भी बिल को कि रिकंसिडर करने, या कोई भी एडवाइस को लेके, जरूरी नहीं है कि आप बिल हो, कोई भी एडवाइस दी है तो उसको आप बोलो कि दोबारा सोच लो क्या करें ना करें। ठीक है, तो ये एडवाइस के लिए आप रिकंसिडर के लिए वो भेज सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा पास हो गई या दोबारा हाँ कह दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, तो फिर प्रेसिडेंट को करना ही है। मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने के लिए 44th अमेंडमेंट में ये किया गया। ठीक है, जो कि 1978 में आया था। अब the first amendment was passed by Mrs. Gandhi so that she can get any bill passed by the president and it was done during the emergency। अब जो पहला अमेंडमेंट है प्रेसिडेंट को बाउंड किया गया, तो वो इसलिए किया गया था क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे ये सारी जो चीज़ें की जा रही थी। तो अब इमरजेंसी जो 25 जून 1975 को लगी थी, तो अब ये इंदिरा गांधी जानती थी कि कोई भी बिल हम लाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रेसिडेंट जो है वो डिनाई कर दें, साइन करने से असेंट ना दें। तो उसके लिए उन्होंने उनको मैंडेटरी कर दिया कि आपको साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लॉज ला दिया कि आपको एडवाइस के हिसाब से ही काम करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये तो बाउंड कर दिया। अब द फर्स्ट अमेंडमेंट वॉज पास्ड बाई मिसेस गांधी सो दैट ये हो गया कोई भी बिल पास कर सके। अब आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए तो मिसेस गांधी ने पहले ही एक 24th अमेंडमेंट ला दिया था, उसमें बोल दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट बिल हो तो प्रेसिडेंट कुछ कर ही नहीं सकता, उसको तो पास करना ही है, कुछ भी नहीं कर सकता, उसको मतलब रिकंसीडर के लिए भी नहीं भेज सकता है उसको, तो उसको पास करना पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, तो वो पहले ही वो 24th में मतलब खेल हो चुका था। 44th में कर दिया कि आप कोई भी बिल हो, कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ो, कोई भी बिल ऑर्डिनरी भी हो तो भी आपको मतलब ज़्यादा पावर नहीं है, आपको हमारी एडवाइस के हिसाब से काम करना है, ज़्यादा आप रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हो। अब दोबारा हमने कर दिया, पास करके भेज दिया, तो आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात है। अब आप देखो कि द फर्स्ट अमेंडमेंट वाज पास्ड बाय मिसेस गांधी सो दैट शी कैन गेट एनी बिल पास्ड बाय प्रेसिडेंट, इट वाज डन ड्यूरिंग इमरजेंसी व्हेन मोरारजी देसाई
came to power, he wanted to correct this, and with that view, he granted the president the power to reconsider so as to maintain the dignity of the office of president. आप देखोगे 44th अमेंडमेंट में जो कि रिकंसीडर के लिए भेज दिया, तो ये थोड़ा सा डिग्निटी मेंटेन करने के लिए किया गया। तो आप देखोगे कि these amendments finally put the convention in writing that president has to act on the advice of ministers and is bound by it। तो अब ये राइटिंग में चीज आ गई, ठीक है। इंदिरा गांधी ने इस चीज को राइटिंग में ला दिया कि अब जो प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड है एडवाइस, मिनिस्टर्स की एडवाइस के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए, ठीक है। इससे पहले राइटिंग में नहीं था, इससे पहले तो सिर्फ कन्वेंशन था, चला आ रहा था कि कैसे सुलझाते हैं कोई भी मैटर, लेकिन अब ये राइटिंग में भी आ गया। आप देखोगे कि ऐसा होप किया गया कि होपिंग नो कन्फ्लिक्ट इन फ्यूचर बट स्टिल कन्फ्लिक्ट्स हैपेंड। ऐसा उम्मीद की गई थी कि आगे चल के कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी शमशेर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये हुआ था। तो वे एक इट वाज डिक्लेयर्ड बाय कृष्णा अय्यर जो थे जज, उन्होंने एक जजमेंट दिया था। उन्होंने बोला कि 3 एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए। अगर उन्होंने 3 एक्सेप्शंस की बात करी, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट हमेशा बाउंड है एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स मानने के लिए, लेकिन 3 एक्सेप्शन है। उन्होंने बोला कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन, उसको प्रेसिडेंट को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन तो नहीं है, हाँ सिचुएशनल डिस्क्रेशन जरूर है। तो वो 3 एक्सेप्शन कौन है जहां पे प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रेशन से काम कर सकते हैं। आप एक्चुअली देखोगे कि जब आप 3 एक्सेप्शन ये देखोगे तो आप देखोगे कि असल में जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो एडवाइस देने लायक स्थिति में ही नहीं है, तो एक्सेप्शन तो हो ही गया ना। आप देखो जैसे द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर गाइडेड बाय द पैरामाउंट कंसीडरेशन दैट ही शुड बी द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी, ठीक है। अब ये होता है ना कि जो आपका मेजॉरिटी से जो लीडर ऑफ द मेजॉरिटी का जो लीडर होगा प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा, ठीक है, जो डिसाइड करते हैं। तो उस केस में ये मानना मतलब ये प्रेसिडेंट के ऊपर है अपने डिस्क्रेशन से कि ये मतलब करना पड़ेगा। और व्हेन नो पार्टी हैज ए क्लियर मेजॉरिटी, अब मान लीजिए कोई पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिली नहीं है, अब मिली नहीं है तो कौन बताएगा, कोई तो बताएगा ना किसको बनना चाहिए मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो वो अपने हिसाब से जो प्रेसिडेंट है वो किसी को बना सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि आप मेजॉरिटी गेन कर लो, ठीक है, चाहे अलायंस करो चाहे जो करो। और मान लीजिए पीएम डाइज इन ऑफिस एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर, कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट अपने हिसाब से, ठीक है। आप एडवाइस तो इसमें भी ले ही सकते हैं एक तरह से, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ठीक है, कि आप अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर गाइडेड बाय द पैरामाउंट कंसीडरेशन दैट ही शुड बी द लीडर ऑफ मेजॉरिटी, कि उसको लीडर होना चाहिए मेजॉरिटी का। ये आप ध्यान भी रखते हुए कर सकते हैं, ठीक है। द डिसमिशल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा बट इज नॉट रेडी टू क्विट। अब मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है प्राइम मिनिस्टर, मतलब ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और वो पास भी हो गया, तो आप ये क्या है, ये डिसमिस कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। अब उसके लिए पूछने की जरूरत नहीं है इनको एडवाइस, क्योंकि जब जो आदमी की नाव डूब चुकी है उससे क्या पूछेंगे, ठीक है। द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो अगर मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं। तो इसमें आप देख रहे हो तीनों केसेस में आप देख रहे हो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रॉपरली फॉर्म ही नहीं हुई है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ही नहीं तो कैसे होगा। अब आप देखो पहले केस में बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर का कैसे अपॉइंट होगा, तो प्राइम मिनिस्टर जब तक नहीं अपॉइंट होगा तब तक ये आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ बनेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही तो सजेस्ट करता है ना कि हमारे कैबिनेट में ये मिनिस्टर होने चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ये होने चाहिए। तो जब प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बने नहीं है कुछ, तो फिर कौन सा सलाह देगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 111, अंडर आर्टिकल 111 में क्या होता है, एसेंट, विदहोल्ड और रिटर्न फॉर कंसीडरेशन, ये 3 चीजें होती हैं अल्टरनेटिव। कोई भी चीज आती है अगर बिल आता है प्रेसिडेंट के तो ये 3 चीजें होती हैं आर्टिकल 111, ठीक है, 3 अल्टरनेटिव आप याद रखिए। आर नॉट सब्जेक्ट टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये बात की जा रही है कि जो ये पावर होती हैं इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के उसमें नहीं आती हैं कि नॉट सब्जेक्ट टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। विदाउट इज एसेंट नो बिल कैन बिकम लॉ। अब ऐसा नहीं है कि आप एडवाइस दे दिया तो वो मतलब बन गया लॉ, एसेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। आप एसेंट देने के लिए इतने सारे कंडीशन पहले ही बना रखी है तो देना ही पड़ेगा।
होता है। नो बिल कैन बिकम लॉ इफ ही कंसीडर्स ए पर्टिकुलर बिल इनअप्रोप्रिएट, देन ही कैन आइदर रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन और विदहोल्ड इट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। ठीक है, या तो वो विदहोल्ड कर ले बिल को प्रेसिडेंट, या तो फिर उसको वापस भेज दे कि दोबारा रिकंसीडर करो। और मान लो रिकंसीडर करके वापस भेज दिया तो फिर पास करना पड़ेगा मजबूरी, लेकिन इंडेफिनिट पीरियड के लिए अगर डाल दिया तो फिर वो रुका रहेगा। ठीक है, अब होता क्या है, यूजिंग दिस पावर नादर प्रेसिडेंट जैल सिंह नॉर प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन गेव असेंट टू द पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 एज दे वर अगेंस्ट द मेल सेंसरशिप क्लॉज ऑफ द बिल। ठीक है, तो जो जैल सिंह है क्या है और जो आर वेंकटरमन जो प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने इसको यूज किया है इस पावर को, और उन्होंने क्या किया था कि ये इंडेफिनिट पीरियड का पॉकेट वीटो लगा के ये पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल को पास नहीं होने दिया। ठीक है, और आप देखोगे आर वेंकटरमन वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ एडवाइजिंग प्राइम मिनिस्टर टू कंसल्ट अटॉर्नी जनरल इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो और दो दिस कुड हैव रिजल्टेड इन मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, बट इट वाज अवॉइडेड एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिडंट सेंड द बिल अगेन फॉर अप्रूवल। अब हुआ क्या कि ये चीज आप देखोगे, इस तरह की चीजें जब कॉन्फ्लिक्ट आएंगे तो लड़ाई बढ़ सकती थी बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इसको ठीक है छोड़ो हटाओ, दोबारा इस बिल को नहीं भेजा। अब जैसे मान लीजिए कि आप रिटर्न फॉर कंसिडरेशन है, ठीक है, तो उन्होंने वापस पास करके दोबारा फिर से भेज दिया, तो फिर तो पास करना ही है प्रेसिडेंट को, फिर तो ना हो ही नहीं सकती। और मान लीजिए पॉकेट वीटो लगा दिया, तो पॉकेट वीटो में रखा है तो वो दोबारा से फिर रेजोल्यूशन ला के दोबारा बिल बना के फिर भेज देंगे। अब दोबारा बार बार पॉकेट वीटो थोड़ा लगा सकता है प्रेसिडेंट, तो ये तो साफ हो जाएगा कि आप बार बार क्या कर रहे हो, हमारा टाइम खराब हो रहा है पार्लियामेंट का, तो ये इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। इस तरह के केसेस नहीं आते हैं सामने कभी। ठीक है, और आप देखोगे कि सिमिलरली अंडर आर्टिकल 123 द प्रेसिडेंट इज कन्फर्ड द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ऑन हिज ओन सेटिस्फैक्शन। अपने सेटिस्फैक्शन पे जो प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। लेकिन आप ये नहीं होता कि ऑर्डिनेंस अपने मन से कहने की बातें हैं सिर्फ ओन सेटिस्फैक्शन, ये सब एडवाइस मैंडेटरी है, जो एडवाइस दी जाती है उस एडवाइस के बेसिस पे ही काम होता है। ठीक है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आपको, कुछ भी अपने मन से नहीं होता है। जहाँ पे है ही नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वहाँ पे अपने मन से भले कर लो, लेकिन जहाँ है काउंसिल मिनिस्टर एडवाइस देने के लिए वहां पे लेनी पड़ेगी। ठीक है, अपनी मन से कुछ नहीं हो सकता। यूजिंग दीज पावर्स प्रेसिडेंट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा डिडंट असेंट टू प्रोमलगेशन ऑफ टू ऑर्डिनेंस एज एडवाइज बाय द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। अब हुआ कि आप देखोगे इस एग्जाम्पल को कि ऑन डिस्क्रेशन की बात आई है, तो प्रेसिडेंट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने प्रोमलगेशन, दो ऑर्डिनेंस पास करने की बात थी प्रोमलगेशन की, तो जो एज एडवाइज बाय नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने बोला था कि ये दो ऑर्डिनेंस पास करो, तो इन्होंने मना कर दिया था ऑर्डिनेंस पास करने के लिए। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे द सेम पावर वाज एक्सरसाइज्ड बाय प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम व्हेन ही डिडंट गिव असेंट टू द and returned the office of profit bill exempting 56 posts from the purview of the bill as he thought that it was promulgated for some political gain and not for general principles mentioned। अब अब्दुल कलाम जो है, इन्होंने भी जो प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी एसेंट देने से मना कर दिया था, बिल को रिकंसीडर के लिए भेज दिया था कि ये क्या कर रहा था, एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल आया था जिसमें क्या था कि 56 पोस्ट ऐसी थी जिनको बाहर कर दिया गया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल से, तो उससे कई सारे एमपी जो थे ना वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अगर कोई पोस्ट में पाया जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लेकिन कुछ ये बिल ऐसा था कि 56 पोस्ट को हटा रहा था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से, जिससे उनका जो पॉलिटिकल मोटिव है, पॉलिटिकल गेन हो रहा था उनको। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने ये बिल पे असेंट नहीं दी थी और रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, लेकिन बाद में फिर रिकंसिडर होके वापस गया था बिल, तो फिर बाद में इनको पास करना पड़ा था, प्रेसिडेंट को पास करना पड़ता है। ठीक है, तो आप ऑर्डिनेंस में देख लो कि आपने ये प्रोमलगेशन ऑफ टू ऑर्डिनेंस, अब यहाँ पे ऐसा लिखा है कि ऑन सेटिस्फैक्शन पे, लेकिन ऐसा है नहीं कि मतलब अगर एडवाइस करें तो करना पड़ता है, लेकिन अपने इंडिया में इतना रिस्पेक्ट रहता है कि इस तरह की कंडीशन नहीं आती कि मना कर दिया है तो फिर भी प्राइम मिनिस्टर बार बार करें। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर बार बार करते हैं इंसिस्ट, तो फिर एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है प्रेसिडेंट को। अब एग्जीक्यूटिव पावर आप देखोगे, इसमें एक आर्टिकल 77 है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूटिव पावर में। मैंने ये आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका रोल बहुत जगह सामने आएगा आपको। ठीक
ठीक है, कहीं भी आपको एडवाइस करना हो कुछ भी मेंस में या प्री में, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आर्टिकल 77 क्या कहता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना वो कैसे करेगी, अपना बिजनेस कैसे चलाएगी, बिजनेस अपना काम धंधा कैसे चलेगा उसका। तो द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेट बिजनेस। तो वो क्या, ये जो प्रेसिडेंट है ना वो रूल बनाएंगे कि बिजनेस जो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे चलेगा, और वो जो एलोकेशन कैसे होगा, मिनिस्टर्स को कौन कौन सा काम दिया जाएगा बिजनेस का। तो ये सारी चीज़ें हैं, फॉर एलोकेटिंग अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेट बिजनेस, ठीक है, काम कैसे बांटा जाएगा। तो अंडर द अबव प्रोविजन, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ, अंडर द अबव प्रोविजन द प्रेसिडेंट हैज मेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। ऊपर की जो प्रोविजन जो आर्टिकल 77 है उसके रहते हुए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल आया 1961 में। उसमें क्या था, रूल 2 ऑफ विच रीज, इसमें रूल 2 था, इसमें ये लिखा हुआ है कि एलोकेशन ऑफ बिजनेस, द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी ट्रांजैक्टेड इन मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, सेक्रेटरीट्स एंड ऑफिसेस स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल टू दीज रूल्स। इसमें ऐसी बात की गई है इसके रूल 2 में 1961 का जो डॉक्यूमेंट था इसमें, कि जो एलोकेशन होगा बिजनेस का वो कैसे होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिजनेस कैसे चलेगा, मिनिस्ट्रीज होंगी उसमें, कुछ उसमें डिपार्टमेंट होंगे, उसमें सेक्रेटरी ऑफिस होंगे, ठीक है। उसी में रूल 3 का क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स अमंग द डिपार्टमेंट्स, जो सब्जेक्ट होगा डिपार्टमेंट को, अलग अलग डिपार्टमेंट को कि क्या करना है, ये उसके सेकेंड शेड्यूल स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल टू दीज रूल्स, इस रूल्स के सेकेंड शेड्यूल में वो दिया हुआ है। तो फर्स्ट शेड्यूल में मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, सेक्रेटरीट्स की बात है, और दूसरे शेड्यूल में बात की गई है कि सब्जेक्ट्स की बात की गई है, ठीक है। रूल 2 और रूल 3 में इस तरह की बातें हैं। अब आप देखो, फॉर आपको लगेगा क्या इंपॉर्टेंस है, आप देखो जैसे इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे कोई दो मिनिस्ट्री है उनको मर्ज करना है, तो मर्ज करना है तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आर्टिकल 77 है। जैसे आपने देखा कि अभी ये जो जल शक्ति मिनिस्ट्री बनी है वो कैसे बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन एक मिनिस्ट्री थी, और दूसरी थी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो ये मर्ज कैसे कर दिया, प्रेसिडेंट की पावर में है ये मर्ज करना, ठीक है, कि आप ये किस तरह से मर्ज कर सकते हो, कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, आसान हो जाएगा मैनेज करना, ठीक है। और सब्जेक्ट भी है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में कितने डिपार्टमेंट होंगे और हर डिपार्टमेंट को कौन कौन सा काम सौंपा जाएगा, तो ये सारी चीजें सब प्रेसिडेंट के पावर में है आर्टिकल 77 में। अब लेजिस्लेटिव पावर की बात करोगे आप, कानून से बनाने से संबंधित, तो आप देखोगे कि जो समन या प्रोरोग द पार्लियामेंट या डिसॉल्व लोकसभा या समन जॉइंट सेटिंग, ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट कर सकते हैं। जॉइंट सेटिंग बुलाना हो, या समन करना हो पार्लियामेंट को, या प्रोरोग करना हो, या डिसॉल्व करना हो लोकसभा को, सारी चीज़ें। और एड्रेस पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन, मान लीजिए कोई नया इलेक्शन होता है, तो जब नया इलेक्शन होता है तो जो पहला सेशन लगता है ना उसका, तो उसमें पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकते हैं प्रेसिडेंट। दूसरा और दूसरे केस में तब होता है जब हर साल के पहले सेशन में ये एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सेंड मैसेजेस टू पार्लियामेंट को मैसेज भेज सकते हैं कोई भी डिटेल के रिगार्डिंग, अपॉइंट प्रिजाइडिंग, और ये प्राइम मिनिस्टर से भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड कि क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। और अपॉइंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन केस, अब जैसे मान लीजिए कि कोई लोकसभा हो या राज्यसभा हो या कोई भी हो उसमें छुट्टी पे है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और राज्यसभा में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन या नहीं है, अवेलेबल है, तो ये उन्हीं में से हाउस में से किसी एक बंदे को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना सकते हैं कि आज के लिए तुम प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, चलाओ, ठीक है। 12 राज्यसभा के मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, डिसाइड्स अंडर आर्टिकल 103, आर्टिकल 103 के अंदर ये डिसाइड कर सकते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन होगा कि नहीं होगा किसी एमपी का, ठीक है। और ये डिस्क्वालिफिकेशन जो एमपी का होगा ये कहाँ लिखा है इसके बारे में आर्टिकल 102 के जो क्लॉज 1 में लिखा है उसको ध्यान में रखते हुए ये जब कोई बात आती है तो ये चली जाती है प्रेसिडेंट के पास कि आप बताओ क्या करना चाहिए, तो फिर वो बता सकते हैं कि डिस्क्वालीफाई है कि नहीं है, उनका डिसीजन फाइनल होता है। आर्टिकल 102 के क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात की गई है, अनसाउंड माइंड की बात की गई है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट की बात की है, नॉट इंडियन सिटीजन, मान लो जो कोई सिटीजन है, ठीक है, और एमपी है, ठीक है, उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली है, सिटीजनशिप ले ली, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, या कोई ऐसा है
जिसको पार्लियामेंट के किसी लॉ की वजह से डिस्क्वालीफाई हुआ है, तो उसके लिए डिसीजन इनका फाइनल होता है प्रेसिडेंट का, वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं आर्टिकल 103 के अंडर में। ठीक है, प्रायर रिकमेंडेशन और प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग सर्टेन बिल्स। एक एग्जांपल, जैसे कोई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई एक्सपेंडिचर करना है तो उससे प्रायर परमिशन लेनी होती है, ऐसा बिल लाना है कोई, तो पहले परमिशन लो प्रेसिडेंट की, तब वो आएगा। ठीक है, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, कोई अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज करनी है, नया स्टेट क्रिएट करना है या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स करना है, तो इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, पहले से परमिशन लो। ठीक है, प्रेसिडेंट की। और बिल सेंड टू प्रेसिडेंट के पास जब बिल जाता है तो 3 ऑप्शन रहते हैं उनके पास, जैसा कि मैंने आर्टिकल 111 में बताया कि असेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते कंसिडरेशन के लिए, बट बाउंड टू गिव असेंट इफ पास्ड अगेन। ठीक है, अब ये मनी बिल को तो रिटर्न नहीं कर सकते, और कोई बिल हो मान लो दूसरा, तो उसमें क्या है कि बाउंड टू गिव एसेंट, अगर दोबारा पास हो गया तो एसेंट देने के लिए मजबूर है, उनको देना पड़ेगा एसेंट। ठीक है, अब स्टेट बिल है मान लीजिए, उसको गवर्नर ने रिजर्व कर रखा है, तो फिर उसके केस में 3 चीज़ें हो सकती हैं, एसेंट कर सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रिटर्न करने के टाइम पे मान लो दोबारा पास करके भेजा स्टेट ने, तो कोई मजबूरी नहीं है प्रेसिडेंट की वो कि वो मान जाए और वो पास करना उनको बाध्य है, बाउंड है, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जब ये पार्लियामेंट की बात होती है तब तो वो बाउंड है, लेकिन स्टेट लेवल पे बाउंड नहीं हो सकता, दोबारा फिर वापस भेज दें कि मना कर दें कि हम नहीं करेंगे पास। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट नॉट इन सेशन बट ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स फ्रॉम इट्स री असेंबली। ही कैन विदड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। अब आप देखो कि ऑर्डिनेंस को ये ला सकते हैं और ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, प्रेसिडेंट का पास कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट सेशन में नहीं मतलब कि कोई एक हो सकती है सेशन में, लेकिन मतलब ऐसी कंडीशन एक तरह से आप समझो कि लॉ नहीं बनाया जा सकता है, बिल नहीं पास कराया जा सकता है, उस केस में ही ऑर्डिनेंस आएगा। और मान लीजिए बनाया जा सकता है, दोनों जो हाउस है सेशन में है, फिर भी ऑर्डिनेंस आ रहा है तो वो गलत है, वॉइड हो जाएगा वो। ठीक है, अब मान लीजिए ऑर्डिनेंस पास हुआ तो वो ऑर्डिनेंस को जब नया सेशन लगेगा, उस सेशन रीअसेंबली हो रही है तो दोनों सेशन के, तो उस रीअसेंबली के बाद आप देखोगे कि 6 हफ्ते के अंदर उसको पास हो जाना चाहिए उस ऑर्डिनेंस को। अगर ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ तो अपने आप लैप्स हो जाता है। ठीक है, ही कैन विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। और इसके अलावा जो ये ऑर्डिनेंस पास करते हैं प्रेसिडेंट, वो जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं, या तो मान लीजिए 6 वीक के बाद अगर मतलब मान लीजिए असेंबली बनी रीअसेंबली हुई और उसके बाद 6 वीक के अंदर ही उन्होंने उससे पहले ही दोनों हाउस ने मिलकर डिसअप्रूव कर दिया ऑर्डिनेंस को, तो वो पहले भी खत्म हो सकता है। ठीक है, तो ये केसेस हैं। अब आप देखो कि लीज 10 रिपोर्ट ऑफ सीएजी, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन एंड अदर्स बिफोर पार्लियामेंट। ये जो रिपोर्ट आती है ना, ये सब पार्लियामेंट के सामने रखने का काम होता है प्रेसिडेंट का। ठीक है, कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। ये यहाँ पे रेगुलेशन की जो बात होती है ना, पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस के लिए, तो अंडमान निकोबार हो चाहे लक्षद्वीप हो, दादरा नगर हवेली हो, दमन दीव हो, तो यहाँ पे इनका ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं। इन केस ऑफ पौंडीचेरी, प्रेसिडेंट कैन लेजिस्लेट बाय मेकिंग रेगुलेशन बट ओनली व्हेन द असेंबली इज सस्पेंडेड और डिसॉल्व। जब असेंबली सस्पेंडेड हो या डिसॉल्व हो तो पौंडीचेरी के केस में भी ये लेजिस्लेशन में मतलब कानून बना सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आपने जुडिशियल पावर्स में आप देखोगे कि चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं किसी भी चीज़ से, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन बाइंडिंग नहीं है वो एडवाइस, पहली चीज़। ग्रांट पार्डन दे सकते हैं किसी को भी पनिशमेंट जिसको मिला हो, रिप्रीव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट कर सकते हैं, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंसेस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। ठीक है, जो कन्विक्टेड है कोई ऑफेंस से तो उसको भी ये सब कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। अब ये कौन कौन से केसेस में कर सकते हैं, तो आप देखोगे या तो किसी का कोर्ट मार्शल, जैसे मिलिट्री कोर्ट में नहीं किसी को पनिशमेंट मिलता है तो वो उसके केसेस में ये पार्डन कर सकते हैं। दूसरा कि अगर किसी ने यूनियन लॉ के अगेंस्ट कोई क्राइम कर दिया है तो उसको मतलब पार्डन कर सकते हैं। तीसरा डेथ सेंटेंस मिला है तो पार्डन कर सकते हैं, किसी भी तरह का डेथ सेंटेंस। ठीक है, अब आप देखो कि बात आती है बिल की, तो बिल में आप देखोगे कि 3 तरह के, जैसे बिल कोई भी पहुंचेगा या कोई भी बात होगी तो 3 तरीके हैं उनके पास। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास, वो असेंट कर दें, विदहोल्ड कर दें, रिटर्न कर दें, वीटो पावर लगा दें। लेकिन ये कैसे करेंगे? अब असेंट तो ठीक है कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है, विदहोल्ड करने के 3 तरीके हैं। विदहोल्ड करने के लिए वीटो पावर आती है सामने। वीटो पावर कौन कौन सी होती है? एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट। ठीक है,
तो आप देखोगे कि वीटो पावर जो है, नो वीटो इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट का जो बिल होगा वो उस पर वीटो पावर नहीं लगती है। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता ही पहला इसका इतना डिफिकल्ट प्रोसीजर है, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी वाला केस होता है, ये तो ऑलरेडी डिफिकल्ट है। तो उसमें अगर पास हो गया तो फिर हो गया, फिर प्रेसिडेंट कुछ कर नहीं सकते, कोई भी तरह का वीटो नहीं लगेगा, ठीक है, पॉकेट वीटो भी नहीं लगेगा। तो प्रेसिडेंट तो ये 24th अमेंडमेंट में ऐसा आया था कि अब आपको जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो वो प्रेसिडेंट को पास करना ही होगा, असेंट देनी ही होगी, ठीक है। मेड अवेलेबल फॉर प्रेसिडेंट बाई 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 ऐसा आया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 24th अमेंडमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है? एब्सोल्यूट वीटो मतलब होता है कि कोई बिल गया और चुपचाप सीधे प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि हम इसको नहीं करेंगे पास, जो करना कर लो। तो अब ऐसा सोचो आप कि आप देख रहे हो कि इतनी ऐसा तो प्रेसिडेंट तभी बोल सकते होंगे ना जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पंगा ना हो रहा हो। तो आप देखो प्राइवेट मेंबर का कोई बिल हो, ठीक है, मिनिस्टर नहीं है वो और वो कोई और बंदा है और वो बिल लाया तो उसको साफ मना कर सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दो केसेस में कर सकते हैं। दूसरा, कैबिनेट ने मान लीजिए कि रिजाइन कर दिया, मान लीजिए उनको असेंट के लिए कोई बिल गया था और उससे पहले कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया और नई जो गवर्नमेंट आई वो कहेगी प्रेसिडेंट से कि आप इसको ना पास करो, तो ये एब्सोल्यूट वीटो लगा देंगे, खत्म करेंगे, नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है कि रिटर्न फॉर कंसिडरेशन एक्सक्लूडिंग मनी बिल। अब ये कंसिडर सस्पेंसिव में कंसिडरेशन के लिए भेजते हैं, इसको सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, और इसमें मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता है, ये पहली चीज है, ठीक है। तो मनी बिल ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि रिकंसिडरेशन, आपको कंसिडरेशन के लिए मनी बिल नहीं भेजा जा सकता है। अब आप आते हैं पॉकेट। पॉकेट बिल क्या होता है? कीप्स द बिल पेंडिंग फॉर इनडेफिनेट पीरियड। इनडेफिनेट पीरियड के लिए अगर किसी बिल को पेंडिंग रख ले अगर प्रेसिडेंट, तो इसका टाइम फ्रेम तो कोई डिसाइड है नहीं कि कब तक उनको रिस्पॉन्स देना है अपना, तो ना ही रिकंसिडरेशन के भेजेंगे ना ही कुछ करेंगे और रख लेंगे अपने पास, तो पॉकेट वीटो लग जाएगा, उस पर कोई कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो उस केस में अगर पास कराना है तो फिर दोबारा से वो रेजोल्यूशन लाए, दोबारा से बिल पास करा के फिर भेजें तो फिर बात बढ़ेगी, ठीक है। वो तो समझ में आ ही जाता है कि क्यों पॉकेट वीटो किया गया है, तो ये तो समझ में आता ही है। तो इस तरह के केसेस आए नहीं है कभी कि फाइट हो जाए आपस में, तो इस तरह से पॉकेट वीटो लगा सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। अब देखो कि ऑर्डिनेंस जो होता है आर्टिकल 123 में आता है, ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट नहीं चल रही हो। कंडीशंस क्या होती हैं? जब पहला मान लीजिए कोई एक हाउस सेशन में नहीं है, बहुत दोनों हाउस सेशन में नहीं है, तो ये आपका ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है, ठीक है। और बोथ हाउस इन सेशन में है अगर मान लीजिए, तो आप ये ऑर्डिनेंस जो अगर आ गया तो वो वॉइड माना जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन की बात होती है कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ऑर्डिनेंस पास करने के लिए। लेकिन कूपर केस हुआ था, उसमें ये सामने आया था 1970 में कि जो अगर ये प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन तो ठीक है, लेकिन जस्टिसिएबल ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड, ये मेलाफाइड के कंडीशन में अगर है तो ये आप जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है, ठीक है। मेलाफाइड इंटेंशन लग रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो कि अब मान लीजिए ऑर्डिनेंस पास करना है कोई, ठीक है। अब ऑर्डिनेंस पास करना है तो पहले प्रेसिडेंट क्या करे कि एक सेशन को प्रोरोग करा दे जबरदस्ती, या कुछ कह के प्रोरोग कर दिया, इनके पास पावर तो है ही, तो एक सेशन को प्रोरोग कराया, तो प्रोरोग करा के अब हो गया एक सेशन, अब उनको कोई ऑर्डिनेंस पास करना कर दिया पास, ठीक है। तो इस तरह से मेलाफाइड ना हो जाए, तो इसलिए वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, ठीक है। ओनली ऑन दो सब्जेक्ट्स ऑन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। अब ऑर्डिनेंस उसी चीज में आएगा जिसमें पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है लॉज बनाने की, ठीक है। ऑर्डिनेंस कैन नॉट अब्रीज और टेक अवे एनी ऑफ फंडामेंटल राइट। ऐसा कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता कि आप फंडामेंटल राइट छीन लो, ठीक है। कैन प्रोमलगेट और विड्रॉ ऑर्डिनेंस ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। अब आप देखो इसमें वही बात आ गई जो मैंने पहले बताया था आपको, ये ऑर्डिनेंस कहने को बोलते हैं बस प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि मैंडेटरी है ये कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस उसके काम करना है तो है, बिना एडवाइस के वो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो साफ बाउंड पहले ही बाउंड कर दिया गया, ठीक है। 3 एक्सेप्शन दिए हैं, तो वो भी आपको मैंने बता दिया कि एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। और ऑर्डिनेंस रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, मतलब बैक डेट से भी लागू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस, और कि ये ऑर्डिनेंस ऐसा नहीं हो सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दे, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कैन मॉडिफाई रिपील एनी लॉ और अदर ऑर्डिनेंस, ये मॉडिफाई कर सकता है, रिपील कर सकता है किसी लॉ को या अदर ऑर्डिनेंस को, ठीक है। ऑर्डिनेंस की जो मैक्सिमम ड्यूरेशन हो सकती है वो आप देखोगे 6 महीने, जो एक तो आप देखोगे कि जो पार्लियामेंट की जो सेशन होते हैं उनमें मैक्सिमम गैप 6 महीने का ही हो सकता है, तो इसलिए 6 महीने तो वो हो गए हैं।
ठीक है। और दूसरा आप देखोगे कि 6 वीक जो आपको टाइम दिया होता है असेंबली के, तो ऑर्डिनेंस मैक्सिमम 6 महीने 6 वीक तक चल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चल सकते। इसके बाद अगर चलाना है तो उसको अप्रूव करा लो, लॉ बन जाए, नहीं तो वो अपने आप लैप्स हो जाते हैं। ठीक है। इफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और समन टू रीअसेंबल ऑन द डिफरेंट डेट्स, मान लो हाउस ऑफ पार्लियामेंट बुलाए जा रहे हैं और अलग अलग डेट पे बुलाए जा रहे हैं। ठीक है। द पीरियड ऑफ 6 वीक्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द लेटर ऑफ दोज डेट्स। तो जो 6 वीक जो गिने जाएंगे ना, 6 सप्ताह, वो लेटर जो सबसे आखिरी डेट होगी उस डेट से गिने जाएंगे। अब आप इसका मतलब समझो कैसे। मान लो कि आप कोई ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने पास किया, ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट को बुलाया गया कि आप एक काम करो, आप अभी आप आना 10 तारीख को आना। ठीक है, 10 अप्रैल को या को आप मीटिंग होगी, उसके बाद 15 को होगी, उसके बाद 20 अप्रैल को होगी। ठीक है। तो अब आप देखोगे कि मान लीजिए 10 अप्रैल को सेशन हुआ, सेशन में इतना काम और था, दुनिया भर की और चीजें थी कि ऑर्डिनेंस डिस्कस नहीं कर पाए। ठीक है। तो हो गया चलो 15 को गया, तो 15 को भी डिस्कस नहीं कर पाए, काम बहुत था। ठीक है। तो मान लो फिर 20 को भी था, 20 को भी काम बहुत था और ऑर्डिनेंस के बारे में कुछ जिक्र हो ही नहीं पाया। तो फिर ऐसा मानेंगे कि जो 20 तारीख है, 20 तारीख से गिनेंगे वो 6 वीक्स। ठीक है, 10 तारीख से नहीं गिनेंगे, क्योंकि ऐसा कंसीडर किया गया है कि हो सकता है ऑलरेडी इतना काम हो या कोई वजह हो, ऑर्डिनेंस के लिए टाइम ना मिल पाया हो, इसलिए लेटर डेट से मानेंगे हम। ठीक है। सो 6 वीक्स कब से मानेंगे? 20 तारीख से। अब दूसरा कंडीशन, इफ एन ऑर्डिनेंस इज अलाउड टू लैप्स विदाउट बीइंग प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट। अब मान लीजिए कोई ऑर्डिनेंस है, उसको पार्लियामेंट के सामने नहीं रखा जा रहा है, नहीं समझ रहे इंपॉर्टेंट, और वो लैप्स होने के लिए छोड़ रखा है, तो देन द एक्ट्स डन एंड कंप्लीटेड अंडर इट बिफोर इट सीजेस टू ऑपरेट रिमेन फुली वैलिड एंड इफेक्टिव। ठीक है। तो अगर ऐसा है, लैप्स नहीं, अपने आप लैप्स हो रहा है अगर वो, तो जो इस ऑर्डिनेंस के थ्रू जो भी काम किया गया है, वो जब तक ये बंद लैप्स नहीं हो जाता तब तक वो फुली वैलिड और इफेक्टिव रहेगा, कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको मतलब रिवोक कर दिया जाए। ठीक है। तो देन द एक्ट्स डन एंड कंप्लीटेड अंडर इट बिफोर इट सीजेस टू ऑपरेट रिमेन फुली एंड वैलिड एंड इफेक्टिव। ठीक है। अब डिसअप्रूव कर दे तो बात अलग है कि मैं रीअसेंबली हुई और डिसअप्रूव कर दिया, तो फिर अब वो कुछ नहीं वैलिड है। ठीक है। द रूल्स ऑफ Lok Sabha requires that whenever a bill seeking to replace an ordinance is introduced in the House, a statement explaining the circumstances that had necessitated immediate legislation by ordinance should also be placed before the House. अब ये लोकसभा में जो रूल होता है ना, रूल एंड प्रोसीजर, उसमें ये कंडीशन है कि अगर कभी कोई बिल पास कराने की बात आएगी, ऑर्डिनेंस जिसके लिए आया है, तो वो ऐसा होगा कि उस बिल में ये करेंगे कि पहले आप ये बताओ कि आप ऑर्डिनेंस लाने की इतनी क्या जरूरत पड़ गई आपको इमीडिएट की, तो वो रीजन बताना पड़ेगा। ठीक है। जैसे आप देखो यूपी में अभी लेबर लॉ सस्पेंड किए गए हैं, तो ये स्टेट लेवल की बात है। अगर माना सेंट्रल लेवल की बात हो तो अलग चीज है, सेंटर में अलग ऑर्डिनेंस आते हैं। ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप देख रहे हो। ये आप देखोगे कि डीसी वाधवा केस हुआ था, बिहार के रिगार्डिंग था ये। तो डीसी वाधवा केस में 1967 से लेके 1981 तक बिहार गवर्नर ने 256 ऑर्डिनेंसेस पास किए और रीप्रोमलगेट किया, बार बार, मतलब जब एक्सपायर होने की बारी आती थी तो दोबारा से फिर से ऑर्डिनेंस पास कर देते थे। तो होता क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि नो एफर्ट टू गेट द बिल पास, इन्होंने कोई कोशिश नहीं करी बिल पास कराने की। तो उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि इस तरह के जो ऑर्डिनेंस आ रहे हैं ना, ये सब कैंसिल हो जाने चाहिए, ये लाइबल टू स्ट्रक डाउन। क्यों? क्योंकि आप ऑर्डिनेंस को एक तरीका बताया गया था आप इमीडिएट लेजिस्लेशन का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है उसको ही बाईपास कर दो और अपने मन से ऑर्डिनेंस से ही काम कराते रहो। ठीक है। ये नहीं है, हो सकता है। डीसी वाधवा केस इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि ऑर्डिनेंस से ही काम नहीं करा सकते, आपको बिल कराना पड़ेगा। ठीक है। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करेंगे अब कि पार्डनिंग पावर क्या है। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी होती है पहली चीज पार्डनिंग पावर, उसका जुडिशरी से कोई लेना देना नहीं है। एग्जीक्यूटिव पावर होती है एक तरह की, आर्टिकल 72 में ये पार्डनिंग पावर की बात की गई है, 72 पार्डनिंग बार। ठीक है। ऑन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट नॉट बाउंड टू गिव रीजन, ये यूनियन कैबिनेट की एडवाइस मैंने बोला आपको हर चीज में एडवाइस लेनी पड़ती है। नॉट बाउंड टू गिव रीजन, रीजन देने की जरूरत नहीं है कि हम क्यों माफ कर रहे हैं। ठीक है। अब ये कब कब कर सकते हैं? अगेंस्ट यूनियन लॉ, मिलिट्री कोर्ट्स एंड डेथ, इन 3 केसेस में ये पार्डन का ये सारी चीजें होती हैं। अभी क्या क्या कर सकते हैं? पार्डन कर सकते हैं प्रेसिडेंट, कम्यूटेशन कर सकते हैं, रेमिशन कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रिप्रीव कर सकते हैं। तो पीसी और ट्रिपल आर। ठीक है। तो ये 3 आर हैं और पीसी हैं। पार्डन में क्या होता है? पूरी तरह से माफ कर दिया। ठीक है, आपको माफ ही कर दिया पूरी तरह से। कम्यूटेशन
मल्टीप्लिकेशन क्या है कि आपको जैसे मान लीजिए डेथ सेंटेंस मिला था तो उसको उम्र कैद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फांसी मिली थी, फांसी को कन्वर्ट कर दिया उसमें आपको उम्र कैद में। ठीक है, रेमिशन क्या होता है, मान लीजिए टाइम घटा दिया, 14 साल की सजा मिली तो 7 साल की कर दी, 7 साल की थी तो 2 साल की कर दी, रेमिशन हो गया। ठीक है, और रिस्पाइट का क्या होता है कि सेंटेंस जो है वो कम कर दिया। ठीक है, सजा थोड़ी कम कर दी ड्यू टू फिजिकल डिसेबिलिटी। और ड्यू टू फिजिकल डिसेबिलिटी मान लो कोई अपाहिज है तो थोड़ा कम तरह की सजा, इतना इतना भयानक सजा नहीं। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन ऑफेंडर है कोई तो उसको कम सजा देंगे। ठीक है, रिस्पाइट। और रिप्रीव क्या होता है, टेम्परेरी स्टे ऑन डेथ सेंटेंस। मान लो स्टे की बात होती है कि कोई किसी को डेथ सेंटेंस मिला तो थोड़ा टेम्परेरी स्टे मिल जाएगा कि उसको मर्सी पिटिशन के लिए टाइम मिल जाए। वेयर द अर्लियर पिटिशन ऑफ मर्सी हैज बीन रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, स्टे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फिलिंग अनदर पिटिशन। मान लो ये पिटिशन रिजेक्ट हो गया मर्सी पिटिशन प्रेसिडेंट से, तो अब ये नहीं कि दोबारा फिर से स्टे लगा दो कि ये कह के कि हमने दोबारा पिटिशन लगाई, तो ये नहीं होता। ठीक है, अब आप देखोगे प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर में क्या फर्क है। अब प्रेसिडेंट के 72 है, ठीक है, तो ये 161 गवर्नर की पार्डनिंग पावर में आता है। ये स्टेट लॉज के अगेंस्ट में है, उसमें हमने देखा था यूनियन लॉज, इसमें स्टेट लॉज। इसमें क्या फर्क है, इसमें आप देखोगे कि मिलिट्री कोर्ट से रिलेटेड में गवर्नर कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आप देखोगे कि डेथ सेंटेंस के माफ नहीं कर सकते हैं, बट कैन रेमिट, सस्पेंड एंड कम्यूट। हाँ, लेकिन ये है कि उसको रेमिट कर सकते हैं, मतलब टाइम कम कर सकते हैं, मान लो किसी की सजा मिली है, या सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, और या कम्यूट कर सकते हैं कि बदल दिया, मौत की सजा को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन माफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो माफ करना अलग चीज होती है। डेथ सेंटेंस मतलब ये बहुत वो बड़े लेवल की चीज हो गई कि पूरी सजा ही माफ कर दी, कोई सजा, किसी तरह की सजा मिल ही नहीं रही है। ठीक है, तो ये हमने देखा। और आप देखोगे कि आर्टिकल 52 में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है, आर्टिकल 53 में बात की गई है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन जो ये प्रेसिडेंट के पास होती है। 54 में बात की गई है इलेक्शन की, कि किस तरह से प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। 55 में बात की गई है कि कैसे होते हैं इलेक्शन। 56 में बात की गई है टर्म क्या होता है ऑफिस का, कितने साल। ठीक है, 57 में बात की गई है एलिजिबिलिटी। 58 में एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। 58 में बात की गई है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट के 35 ईयर से जो सिटीजन हो, ये सारी बातें। 59 में बात की गई है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। ठीक है, और 60 में बात की गई है ओथ और अफर्मेशन की। 61 में इम्पीचमेंट की बात की गई है। 62 में बात की गई है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस और पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। इसमें कितने टाइम के अंदर दूसरा प्रेसिडेंट का ऑफिस भर देना चाहिए, ये सब बातें की गई हैं। तो ये सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।